बेटा आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है। चलिए बेटा, तो हम लोग जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सभी बच्चे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जो हम लोगों का अपकमिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे से उसको बेटा रिवाइज करिए। एंड फटाफट मैं देख लेता हूं कौन कौन बच्चे हैं। ऋषभ, अंशिका, राठी एंड गरिमा सिंह, उज्ज्वलिका, भावना, सचिन, अनुज, प्रफुल्ल, प्रभिलाषा, मुकुल, तेवटिया, पुष्पेश, स्टडी का क्या नाम भैया? ऋषा, दिव्या, राघवेंद्र। स्टडी का क्या नाम है बेटा? चलो बेटा, तो मन प्रभाकर। बेटा आइडियल गैसेस के बारे में आप जानते हो, और थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस, थ्योरी ऑफ आइडियल गैसेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। और स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं। बेटा मैंने कुछ स्टार्ट किया था? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, ठीक है, स्टार्टिंग से करना है। ओके बेटा, मैं आपके सामने कुछ कंटेंट जो है ना शो कर रहा हूं बेटा। यस सर। स्क्रीन आई? नो सर। नो सर। नो सर। चलो, यस आ गई सर। सर। यस सर, आ गई। ठीक है। देखिए आपके सामने जो बेटा जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस हम लोग पढ़ने जा रहे हैं,
इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में हम अगर बात करते हैं तो गैसियस स्टेट जो बेटा होती है उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं वो हमारे सॉलिड की तुलना में सबसे कम होते हैं। तो हम अगर स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हैं बेटा, तो स्टेट्स ऑफ मैटर की जब बात करेंगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस आपके सामने स्क्रीन पर है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, सॉलिड से लिक्विड होता है मेल्टिंग, उसका रिवर्स प्रोसेस होता है फ्यूजन, देन लिक्विड से वेपर यानी कि वेपोराइजेशन और रिवर्स प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। सॉलिड से डायरेक्ट जाते हैं गैसियस स्टेट पर तो इंटरमोलिकुलर स्पेस एकदम से बढ़ जाता है, प्रोसेस कहते हैं सब्लिमेशन, और डिपोजिशन होता है उसका उल्टा प्रोसेस। बेटा इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है नीचे कॉलम में लिखा है, पूरा एक तरफ से पढ़ते जाइएगा, सब इसमें लिखा है बेटा। इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है बेटा, ये स्पेस जो है सबसे कम होता है सॉलिड में और सबसे ज्यादा होता है बेटा ये आपका स्पेस गैसेस में। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है बेटा वो सबसे ज्यादा होता है किसमें होता है बेटा? सबसे ज्यादा होता है आपका सॉलिड में और सबसे कम होता है आपका गैस में। इसीलिए गैस के बगल में नीचे लिखा है कि हम दैट इज वाई गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड और एक्सपेंडेड अप टू एनी एक्सटेंट। किसी भी लिमिट तक हम गैसेस को जो है वो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, किसी भी लिमिट तक हम लोग गैसेस को जो है वो हम लोग उसको कंप्रेस कर सकते हैं। तो नीचे देखते हैं हम लोग जब बात करते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, है ना, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जब बात करते हैं बेटा तो हमारे पास जो एक क्लोज चैम्बर है उस क्लोज चैम्बर में हम लोगों ने कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया है। अब पता नहीं ये गैस आपकी आइडियल है कि ये आपकी रियल गैस है, लेकिन हम लोगों ने गैस के मॉलिक्यूल को कंसीडर किया है एक चैम्बर में और कल्पना की है कि ये मॉलिक्यूल किस तरीके से हमारे मोशन करते होंगे। तो डियर, ये जो मॉलिक्यूल मोशन करते हैं ना, इनके मोशन की वजह से लगातार बर्तन की दीवार पे एक टक्कर होती है बेटा, और टक्कर होने पे वहां पे मोमेंटम चेंज होता है और चेंज इन मोमेंटम -2 MB होता है। तो हम उसके हिसाब से ये देख लेते हैं कि अगर चेंज इन मोमेंटम आपका -2 MB है तो हमारी ये जो गैस होती है बेटा, है ना, बहुत ध्यान से समझेंगे आप। ये चेंज इन मोमेंटम मान लीजिए आपका -2 MB आता है और हमारी जो गैस होती है डियर, ये गैस लगातार हमारे मॉलिक्यूल बर्तन की दीवार को हिट करते हैं और हमने यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकाला और उससे हमारा फोर्स अप्लाइड आ जाएगा। तो आप जानते हो क्या पढ़ते हो? आप ये पढ़ते हैं कि हमारा इस समय गैस का जो वॉल्यूम होगा V, टेम्परेचर होगा T, प्रेशर होगा P, मतलब ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनको हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और हम अंदर की जो मॉलिक्यूलर ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी होती है, इनको हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, हम डायरेक्ट कभी निकाल नहीं सकते। कहते हैं कि वेलोसिटी को निकालिए, काइनेटिक एनर्जी को निकालिए, है ना, एवरेज वेलोसिटी को निकालिए, बिना कैलकुलेशन के कैसे निकाल सकते हैं आप? तो अब नीचे देखिएगा, गैस का प्रेशर जो होता है बेटा, ये हमेशा फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है, और प्रेशर जब भी निकालते हैं हम लोग वो हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो हम पूरी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को, पूरे काइनेटिक थ्योरी के बेटा, ये जो आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, जैसा कि नाम में क्लियर है कि काइनेटिक थ्योरी है, यहाँ पे हम कभी भी स्टैटिक थ्योरी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि यहाँ पे हम गैसेस को पढ़ते हैं मोशन में। तो पूरे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस को हम स्टडी करेंगे अपने दो पार्ट में। पहला पार्ट होता है बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का, वो होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक पार्ट। और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिन प्रॉपर्टीज को हम लोग हमेशा डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये सब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी होती है आपकी माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ऐसी होती हैं जिनको हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते हैं, उनको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके रूम में बेटा कोई गैस है, एयर है, और आपके रूम में जो एयर का मिक्सचर भरा है N2O2, हम आपसे पूछते हैं कि आपके रूम के अंदर जो एयर का मिक्सचर है बेटा, इसके अंदर प्रत्येक मॉलिक्यूल की कितनी वेलोसिटी है, कितनी काइनेटिक एनर्जी है, क्या डेंसिटी है। तो आप ये अपने रूम की इन सारी चीजों को देख कर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो इनको कहते हैं हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। बेटा हमारी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होती हैं उनमें हमारे जो नियम होते हैं, पहला नियम होता है बेटा
बॉयल्स लॉ, दूसरा नियम होता है चार्ल्स लॉ, तीसरा नियम होता है प्रेशर लॉ, चौथा नियम होता है ग्राहम्स लॉ, पांचवा नियम होता है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। समझते जाइएगा। हम लोग ये मान के चलते हैं कि रियल गैसेस जो होती हैं वो हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं। तो अब एक बात आती है कि हम गैसेस को किस प्रकार से कंसीडर करते हैं बच्चों। तो गैसेस जो होती हैं वो आपकी रियल गैसेस होती हैं, गैसेस होती हैं आपकी कौन सी वाली होती हैं, आइडियल गैसेस होती हैं। और यदि गैसेस आपकी जो होती हैं, सपोज करिएगा हम जिन गैसेस की बात करते हैं वो गैसेस हमारी जितनी भी गैसेस हैं वो अगर हमारी रियल गैसेस हैं बेटा, याद रखिएगा, तो वो रियल गैसेस हमारे आसपास एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब हमारे आसपास एग्जिस्ट करने वाली जो गैसेस हैं वो किस कंडीशन पे हैं। तो याद रखिएगा, हम रियल गैसेस को परिभाषा देते हैं। रियल गैसेस की बेटा हम लोग यहाँ पे रियल गैसेस को हम लोग बताते हैं कि ये हाई प्रेशर पे एग्जिस्ट करती हैं, ये बेटा हाई प्रेशर पे एग्जिस्ट करती हैं। और ये वाली जो गैसेस होती हैं वो आपकी लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि हम लोग कोई हाई टेम्परेचर पे तो रहते नहीं है, है ना। ऐसा माना गया था कि अगर हम लोग अपनी गैसेस का प्रेशर लो कर लें तो और इन गैसेस का टेम्परेचर जो है वो हम हाई कर लें तो ये गैसेस हमारी जो हैं हमारे लॉज के सबसे करीब आ जाती हैं। तो ऐसा माना गया था ये सारी गैसेस हमारे लॉज के सबसे करीब आ जाती हैं। तो बेटा हम रियल गैसेस को हम लोग कंसीडर करके नहीं चलते हैं, हम लोग आइडियल गैसेस को कंसीडर करके चलते हैं। और याद रखिएगा जो आइडियल गैसेस होती हैं बेटा उन्हीं गैसेस को हम कंसीडर करके चलेंगे और वही आइडियल गैसेस आपकी होंगी जो हमारी लॉज को फुलफिल करेंगी, जो हमारे नॉर्मल प्रेशर पर थोड़ा सा प्रेशर लगाने पे क्या लिखा है पढ़ो, जो दोज गैसेस विच कैन नॉट बी लिक्विफाइड, हम उन गैसेस को जिनको हम लिक्विफाइड नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट, तो उन गैसेस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उन गैसेस को हम लोग कहते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, उन गैसेस को हम लोग कहते हैं बेटा आइडियल गैसेस। या नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हम उनको लिक्विफाइड सिंपल प्रेशर लगा के नहीं कर सकते हैं, उनको कहते हैं बेटा हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उनको आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैसेस वो हमारी हैं जो हमारे नॉर्मल लॉज को फॉलो करेंगी। तो हम आ जाते हैं नीचे, परमानेंट गैसेस क्या होती हैं। तो हमने जो अभी आपको बताया बेटा वो परमानेंट जो गैसेस होती हैं बेटा वो आपकी हमारे आसपास जो गैसेस होती हैं, दीज ऑल गैसेस आर परमानेंट गैसेस। इन्हीं गैसेस को हम लोग इन्हीं गैसेस को आइडियल गैस मानकर हम लोग अपने सारे लॉज को कंसीडर करेंगे। नीचे देखिएगा, इन गैसेस को आइडियल गैस मानकर लिखा है ऑल रियल गैसेस आर नॉट आइडियल, और जो गैसियस लॉज को फॉलो करती हैं वो परमानेंट गैसेस हैं, वो हमारे आइडियल गैसेस को माना जाता है। नीचे लिखा है सबसे नीचे लाइन, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, ये वाली जो लाइन लिखी है बेटा, इफ परमानेंट गैसेस आर एज्यूम टू बी आइडियल, अगर परमानेंट गैसेस को हम आइडियल मान लेते हैं तो पहला नियम हमारा है, पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। अब आप देखिए बॉयल्स लॉ आपने पढ़ा तो कई बार है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको हम लोग थोड़ा सा हाईलाइट कर रहे हैं बेटा, है ना। तो बॉयल्स का जो नियम है बेटा, बॉयल्स का जो लॉ है वो हम लोग कई बार हम लोग इसको पढ़ते हैं, जरा उसको समझने की कोशिश करिएगा बेटा। जो बॉयल्स लॉ है ना, ये बॉयल्स लॉ जो होता है हमेशा गिवन मास ऑफ गैस के लिए होता है बेटा, याद रखिएगा, गिवन मास ऑफ गैस के लिए होता है ना। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो बॉयल्स लॉ होता है बेटा ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। तो देखिए मैंने साफ साफ लिख दिया है कि गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। बच्चों ये जो हमारा है इसमें वॉल्यूम जो होता है गैस का वो हमारा प्रेशर अप्लाइड के बराबर होता है ना बेटा, प्रेशर अप्लाइड के बराबर होता है। क्लियर है बेटा। तो सभी लोग जो हमारे हैं वो एक बार इसको पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए, ताकि हमारा जो हमारा कंटेंट हमारा है इस बार जो आ रहा है टेस्ट में वो बिल्कुल भी हमारा जो है ना जरा सा भी गड़बड़ ना हो। तो कई बार पढ़ा है, अभी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा क्वेश्चन की तो उसमें और क्लियर हो जाएगा।
देखो बेटा, बॉयल्स लॉ जो होता है वो हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर लेते हैं। एंड बेटा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वॉल्यूम जो होता है वो हमारा प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम इक्वल टू आ जाता है आपका बेटा, ये आपका के इक्वल हो, के कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग। और बेटा यहाँ पे पीवी हमारा, पीबी यानी प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इनिशियल और फाइनल कंडीशन के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक यहाँ पे फॉर्मूला आता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। अब देखिए पहला ग्राफ हम लोग इसका जब बनाते हैं तो पहला ग्राफ बनता है बेटा, ये बनता है ग्राफ, किस तरह का ग्राफ बनता है बेटा, ये ग्राफ बनता है आपका P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। यानी कि जब हम बात करते हैं कि वॉल्यूम एंड प्रेशर जो होता है वो हमारा इनवर्स होता है डियर, तो वॉल्यूम एंड प्रेशर हमारा जो होता है वो इनवर्स होता है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में जरा समझिएगा, वॉल्यूम एंड प्रेशर जो होता है वो इनवर्स होता है, तो पावर इनकी 1 है, तो ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। अब चाहे हम यहाँ पे P यहाँ पे ले लें, या हम V यहाँ पे ले लें, या हम लोग V यहाँ पर ले लें, तो हम लोग एक्स एक्सिस पे P ले लेंगे। ठीक है, आइए बेटा तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला प्लॉट करते हैं। बोलो बेटा बोलो। सर हाइपरबोला और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में कोई डिफरेंस है क्या सर? डिफरेंस होता है बेटा, हाइपरबोला मैथमेटिकल तरीके से अगर हम लोग पूरी फिजिक्स में बात करते हैं तो आप लोगों ने कहीं सुना है कि हाइपरबोला ग्राफ कहाँ कहाँ मिलता है, जरा बता सकते हैं? सर YD80 का जो पैटर्न मिलता है हाँ गुड, वो हाइपरबोलिक होता है। हाँ कौन बोला बेटा? पुष्पेश पांडे। हाँ पुष्पेश, गुड, ठीक बेटा ठीक बेटा। जैसे हम लोग हाइपरबोला जो होता है ना बेटा वो इस प्रकार का होता है, मतलब हाइपरबोला जो होता है मतलब ये ओपन कर्व होते हैं। तुम्हें हम बना के दिखाते हैं, जरा हम जरा साइड में बना देते हैं ना, तो 1 मिनट बेटा, ये किनारे जाके बनाते हैं। देखिए हम लोग जब हाइपरबोला बनाते हैं तो मैथमेटिक्स में हाइपरबोला जो बनता है, आओ बेटा, ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये वाई हो गया, ये बेटा एक्स हो गया। तो हाइपरबोला जब बनाएंगे तो हाइपरबोला का जो शेप बनेगा वो ऐसे बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। मतलब ये दोनों तरफ आपका सिमेट्रिकल होता है। पहली बात तो ये सिमेट्रिकल शेप होता है ना, पहली बात तो ये सिमेट्रिकल शेप होता है। और दूसरी बात बेटा ये सबसे बड़ी बात होती है कि हाइपरबोला में कि हम लोग जो है फिजिक्स में कहीं और भी जगह बनाते हैं, है ना, लेकिन हम लोग जब हम लोग बात करते हैं बेटा, देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की जब बात करेंगे तो वो हमारा ब्लैक कलर से, है ना, इस तरह का होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा वो एसिम्प्टोट जैसा होता है ना, जैसे यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे ये बनता है, मतलब ये हम लोग जल्दबाजी में ऐसे बना देते हैं, ठीक है, और वो ऐसे बनता है। मतलब ये यहाँ बनेगा तो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नीचे वाला ब्लैक कलर का क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऊपर वाला क्या है बेटा, ये हाइपरबोला है। ये इनमें अंतर होता है। तो एक्चुअली आप लोगों को इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है हाइपरबोला। हम लोगों ने जब पढ़ा था मैथमेटिक्स में, तब हम लोगों ने भले इनको जो है बहुत डिटेल में पढ़ा था, लेकिन आपको बेटा इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चा, ठीक है। आइए तो हम लोग आ जाते हैं बेटा, आगे आ जाते हैं। आओ बेटा नीचे आ जाते हैं बेटा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बाद आ जाते हैं बच्चों, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के बाद आ जाते हैं V और 1/P का ग्राफ जो होता है, इसको आप देखते चलेंगे। V और 1/P का ग्राफ जो होता है बेटा, ये होता है स्ट्रेट लाइन। और देखो हमने बनाया भी है, हर चीज आपके सामने मैंने प्रॉपर जो है ना y = mx+c से मैंने इसको प्लॉट भी किया है बेटा, तो इसको बहुत अच्छे से आप देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं इसको, है ना। अच्छा यस बेटा, सर। और नीचे देखते हैं हम लोग कि जैसे एंगल है हमारा, है ना, एंगल बेटा, ये वाला एंगल जो हमारा होता है वो हमेशा हमारा 90 डिग्री से कम होना चाहिए, पॉजिटिव स्लोप होता है।
और ये 0 होता है, सी की वैल्यू 0 होती है, तो डेफिनेटली ये हमारा कहाँ से पास करेगा, हमारा ये बेटा पास करेगा, डेफिनेटली ये ओरिजिन से पास करेगा। तो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा, हमारा एक इसी तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें P और V को इंटरचेंज कर लेते हैं। जैसे अब हम y एक्सिस पे ले लेते हैं बेटा, अब हम y एक्सिस पे ले लेते हैं क्या, P, और x पे क्या ले लेते हैं 1/v। ऊपर क्या लिया था, x पर 1/p, तो उल्टा वही है, चीज वही है, हम ग्राफ ऐसे ही बनाएंगे, तो कहीं पर भी कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नीचे चलिए आइएगा, नीचे चौथे नंबर पे क्या दिया हुआ है बेटा, फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो दिया है बेटा वो देखिएगा सारे बच्चे, आइए फोर्थ नंबर पे ग्राफ जो आपको दिया है बेटा, थोड़ा मैंने स्क्रीन को ब्लैक कर दिया है ताकि थोड़ा आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े, ठीक है। तो बेटा जो मैंने यहाँ पे फोर्थ वाला जो किया है बेटा, इसमें ग्राफ बनाना है पीवी का, किसके साथ बनाना है पीवी का ग्राफ, पी के साथ बनाना है। तो सोचो सोचो ये ग्राफ कैसे बनेगा। एक्चुअली ये ग्राफ हमारा जो है किसके साथ बनता है बेटा, है, देखो रेड पेन से कर रहे हैं, रेड पेन से, पीवी जो होता है वो कांस्टेंट होता है बेटा, और जब पीवी कांस्टेंट होता है तो ये ग्राफ हमारा जो है ना, ये कांस्टेंट वैल्यू देता है। और कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम। तो याद रखिएगा, ये हमारा प्रेशर या वॉल्यूम दोनों पर इंडिपेंडेंट होता है। तो एक बात बताओ, जैसे कभी हम ट्रिक याद करते हैं, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू 5 की लाइन बनानी है, तो सारे बच्चों को y इक्वल टू 5 की अगर लाइन बनानी है तो कैसे बनाएंगे y इक्वल टू 5 की लाइन बेटा, ये y इक्वल टू 5 की जो लाइन होगी वो हम हमेशा y एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाते हैं बेटा, है ना। और अगर लाइन हम लोग बनाते हैं बेटा x इक्वल टू 5 की लाइन बनाते हैं बेटा, या 10 बनाते हैं, तो ये नीचे वाला ग्राफ देखिएगा हमेशा x एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाते हैं। जहां पे मैं लिख रहा हूं एग्जाम्पल, तो ये एग्जाम्पल एक दिया है, एक मैंने ये एग्जाम्पल दिया है बेटा, इन दोनों में x इक्वल टू 10 की जो लाइन है, इन दोनों में y इक्वल टू जो 5 की लाइन है, ये हमारी हमेशा उन एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है जिनकी बात हम करते हैं। तो जरा सुनिएगा सारे बच्चे, है ना, जरा सारे बच्चे सुनिएगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। तो बेटा नीचे देखिएगा, जैसे हमने मान लीजिए ग्राफ जो बनाया ऊपर वाला पीवी का ग्राफ, पीवी का ग्राफ बनाया है, पीवी का ग्राफ बनाया है बेटा, हमने बनाया है वी के पी के साथ, और ऐसे ही पीवी का ग्राफ 5 नंबर पे बनाए हम किसके साथ बनाए, वी के साथ बनाए। तो कुल मिला के ग्राफ आना है हमारा स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू पीवी एक्सिस, और पीवी कौन से एक्सिस पे लिया है हम लोगों ने, वाई एक्सिस पे लिया है। अब बहुत आराम से देखिए ये वाला ग्राफ आपका 6 नंबर वाला ग्राफ, सभी लोग 6 नंबर वाला ग्राफ देखिए, मैंने लिया है बेटा लॉग पी और फिर मैंने लिया है लॉग वी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, लॉग पी और लॉग वी का ग्राफ, जरा एक एक बात बताइएगा, कोई लाइन क्लियर ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको हटा के दोबारा प्रूफ कर दूंगा। जैसे सबसे पहली लाइन हमारी ये वाली है, नंबर 1 पे है, हमने पीवी इक्वल टू कांस्टेंट किया। नंबर 2 पे लाइन लिखी हुई है बेटा, पीवी की वैल्यू को हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो लॉग के आ जाएगा, लॉग पीवी आ जाएगा। तीसरी लाइन पे बेटा हमने क्या किया है, लॉग पी प्लस लॉग वी लिया है। बेटा म्यूट कर लो बेटा आपने, है ना। तो लॉग पी प्लस बेटा लॉग वी लिया है, और जब लॉग पी प्लस लॉग वी लिया है बेटा हमने, इसका मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब ये सीधी सीधी बात है ना, इसका मतलब सीधी सीधी बात है बेटा, हम जब बात करते हैं कि हमारा ग्राफ अगर लॉग पी और वी में बनना है तो हमें लॉग लेना पड़ेगा ना, तो हम लॉग पी और लॉग वी को खोल देते हैं बेटा, एम और एन का फॉर्मूला लगाते हैं। ये लिखा है फॉर्मूला लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन एन। बेटा यहाँ पे आते हैं, अगर हम बात करते हैं, सारे बच्चे देखेंगे लॉग पी प्लस लॉग वी प्लस इक्वल टू लॉग के। तो जरा एक बात बताइएगा, लॉग वी को उधर ले जाओ, लॉग वी को जब आप इधर ले जाएंगे तो पॉइंट लाइन नंबर 5 पे देखिएगा, लॉग पी है वाई एक्सिस पे और लॉग वी है आपका एक्स एक्सिस पे, और लॉग के की जगह सी आ जाएगा, और इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेंगे बेटा हम लोग। तो जरा एक बात बताइएगा, आई थिंक ये वाली लाइन सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी कि अगर हम अपना ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो अगर हम ये बेटा ग्राफ बनाते हैं तो ये हो जाएगा y, है ना,
बेटा ये y है, ये m है, ये x है, ये c है। तो देखो ये y एक्सिस पे क्या आएगा, प्रेशर रहेगा, log p रहेगा, एंड x एक्सिस पे log v रहेगा, एंड बेटा एंड इशू अच्छा बेटा देखो 5 नंबर पॉइंट के बाद 6 नंबर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। y से हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लिया। स्लोप की वैल्यू निकालेंगे तो नेगेटिव आ रही है। देखिए नेगेटिव स्लोप का मतलब है एंगल आपका मोर देन 90 डिग्री है, और वो देखो मैंने बना भी दिया है। और आपका c जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि हमारी लाइन नंबर 7 भी सारे बच्चों को क्लियर हो गई। अच्छा बताइए, लाइन नंबर 7 भी हमारी सारे बच्चों को क्लियर हो गई। तो कोई भी बच्चा हमारी इन लाइन को बिल्कुल जरा सा भी ना, बिल्कुल बेटा एक एक लाइन पर ग्राफ मैंने बनाया है। और एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, मालूम है कि हम यहाँ पे देखो 5 नंबर लाइन को देखना बेटा, 5 नंबर लाइन को, है ना, 5 नंबर लाइन को नहीं, 4 नंबर लाइन को देखना। तो बेटा 4 नंबर लाइन जो है ना, ये बेटा 4 नंबर जो लाइन है बेटा, इसको हम इस तरह से करते हैं, बहुत ध्यान से समझना। 4 नंबर लाइन का नया फॉर्मेट स्टार लगा दिया बेटा। 4 नंबर लाइन को दोबारा रिपीट किया हमने, और अब हम यहाँ पे ले जाते हैं log p को राइट साइड में। तो log p माइनस में आ जाएगा और log v इधर पड़ा रह जाएगा। तो log v आपका आ जाएगा अब y एक्सिस पे, और log p आ जाएगा बेटा अब आपका x एक्सिस पे। तो मुझे लगता है कि अब इस बैच के बच्चों को कम से कम इन चीजों में दिक्कत नहीं होगी कि सर ये आपने बताया कि -1 अगर है m की वैल्यू तो ये नेगेटिव स्लोप होता है, और अगर आपका c जो है वो आपका क्या है बेटा, पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ जो बनेगा ये c देखो पॉजिटिव बताता है, c आपका जो है वो पॉजिटिव बताता है, एंड ये वाली जो वैल्यू है आपकी वो नेगेटिव बताती है। तो कुल मिलाकर हम लोगों को बात समझ में आ जाती है कि अगर m की वैल्यू नेगेटिव होती है तो ये ग्राफ आपका बेटा पक्का है कि हमारा ग्राफ ये और एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री से ज्यादा एंगल बनाएगा। तो बताइए बॉयज लॉ के सारी चीजें क्लियर हो गई सारे बच्चों को, जल्दी से बताइए बेटा। यस सर। चलो Yes, sir. अब बॉयज लॉ मैंने पूरा कंप्लीट रिवाइज करा Yes, दिया बेटा। sir. अब आइएगा चार्ल्स लॉ पे आते हैं। फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस, फटाफट पढ़ते जाइए जिससे आपको घर में बैठ के आपको, जैसे मान लीजिए पढ़ रहे हैं ना, जिसमें हम हर चीज आपको फास्ट फास्ट रिवाइज करा रहे हैं, कोई चीज छोड़ नहीं रहे हैं। तो बेटा एक बात बताइएगा जरा, जैसे हम बात करते हैं, सपोज करिएगा कि हम बात करते हैं बेटा कि मान लीजिएगा हम बेटा बात करते हैं यहाँ पे गिवन मास ऑफ गैस। तो हर किसी भी लॉ के लिए हमेशा मास को फिक्स कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम मास को फिक्स नहीं करेंगे तो गैस के प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की संख्या जो है वो हमारी बदलने लगती है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर बदलने लगते हैं तो हमारे गैस के कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारी, जैसे कि प्रेशर का मालूम है, प्रेशर में फोर्स पर यूनिट एरिया बताया था, फोर्स निकाला था मोमेंटम चेंज से। तो जब मॉलिक्यूल की संख्या बदल जाएगी तो पक्का है कि हमारा फोर्स भी बदल जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग इस चीज को बहुत अच्छे से देखेंगे कि कभी भी हमारी मास को जो है नहीं बदलना है। आइए बेटा नीचे देखिएगा, अगर हम चार्ल्स लॉ की डेफिनेशन करेंगे तो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर वॉल्यूम किसी भी गैस का कांस्टेंट प्रेशर पे अपने 0 डिग्री के वॉल्यूम का 1/273 पार्ट बढ़ जाएगा। तो जरा देखिएगा लाइन नंबर 1 देखिएगा। लाइन नंबर 1 मैंने बताया 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना वॉल्यूम है बेटा, ये बता दिया मैंने। लाइन नंबर 2 में मैंने क्या किया बेटा, लाइन नंबर 2 में मैंने एक बात करी है बेटा कि यहाँ पे मैंने टेम्परेचर कितना बनाया है बेटा, मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया। तो 1 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितना होगा, V1 V0 का 1/273 पार्ट बढ़ जाएगा। यानी कि देखो बढ़ने वाला वॉल्यूम कौन सा है, ये वाला, इतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हम इनिशियल वॉल्यूम कौन सा है, ये वाला, इनिशियल वॉल्यूम को हम लोग जब ऐड कर देंगे तो ये फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये हमारा एक तरीके से क्या है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम है।
तो सभी बच्चों को आई थिंक ये चीजें क्लियर हैं और कहीं पर भी इनमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसको लिखेंगे आप चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम की बात करेंगे तो बेटा चेंज इन वॉल्यूम लिखेंगे यहाँ पे। आइए हम बात करते हैं बेटा 3 नंबर पे पॉइंट पे। तो 2 डिग्री पे कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर पॉइंट पे बात करेंगे बेटा तो T डिग्री सेल्सियस पे बात करेंगे तो T डिग्री सेल्सियस पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। T डिग्री सेल्सियस पे बात करेंगे बेटा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट बेटा। तो हम अगर T डिग्री पे लेंगे तो देखो VT फाइनल वॉल्यूम, V0 दिस इज 1/273 V0 का, और T डिग्री सेल्सियस है, V0 कॉमन लिया। यहाँ पे नीचे की लाइन देखो, हम लोग नीचे की लाइन लिखा है बेटा, कितना लिखा है T/273 को ऐड कर दिया। तो T में 273 जब हम ऐड करेंगे तो पक्का है हमारा ये किस में आ जाता है, पक्का हमारा बेटा ये आ जाता है केल्विन में। तो देखो फाइनल हमारी जो बात आती है बेटा वो क्या आती है, ये वाला जो वॉल्यूम है फाइनल वॉल्यूम, ये हमारे टेम्परेचर केल्विन में इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस। और ये हमेशा बेटा रहता है आपका कैसा रहता है डियर, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर किस में रहेगा, टेम्परेचर रहेगा इसमें आपका केल्विन में। नीचे आइएगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KT आएगा तो V1/V2 इक्वल टू KT आ जाएगा, यानी कि V1/V2 इक्वल टू T1/T2 आ जाएगा। ये वाली लाइन देखिएगा, नीचे आ जाइएगा बेटा। सबसे नीचे एक ग्राफ की बात करते हैं तो हमारा पहला ग्राफ बनता है बेटा, जब बात करेंगे हम ग्राफ V और T का ग्राफ बनाएंगे तो डियर V और T का जो ग्राफ होगा डियर वो कैसे बनेगा, V और T का जो ग्राफ होगा वो हमेशा ओरिजिन से पास करता हुआ जाएगा, क्योंकि T कौन से यूनिट में दिया हुआ है, कैपिटल T दिया है, केल्विन की यूनिट में दिया है। तो हमेशा ये आपका कैसे जाएगा, ओरिजिन से पास करेगा। और बेटा सेकंड नंबर पे बात करेंगे हम लोग ग्राफ बिटवीन V/T वर्सेस V। तो V/T वर्सेस V की बात करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा, V/T वर्सेस V के बात करेंगे तो ये ग्राफ बेटा हमारा बनेगा V के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। तो पहली बात तो आप सारे बच्चे ये समझ लो कि V/T जो है वो अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ हमेशा इसी एक्सिस पर परपेंडिकुलर बनेगा। और कौन सा एक्सिस है बच्चा, ये वाला Y एक्सिस पर है। तो जो हमारा जिस पे कांस्टेंट रहेगा ग्राफ उसी पे परपेंडिकुलर बना रहेगा। तो हम लोग बात करते हैं ग्राफ हमारा परपेंडिकुलर किस पर बनेगा, Y एक्सिस पे बनेगा। अब चाहे ये ग्राफ हम V के रिस्पेक्ट में बनाए चाहे ग्राफ हम T के रिस्पेक्ट में बनाए, तो दूसरा और तीसरा ग्राफ सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा बेटा, तो अब बात करते हैं गैलुसेक लॉ की हम लोग। तो गैलुसेक लॉ को हम लोग प्रेशर लॉ भी बोलते हैं, और जो गैलुसेक लॉ होता है बेटा उसको हम लोग प्रेशर लॉ भी बोलते हैं। और प्रेशर लॉ जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा, ये जो लॉ है गिवन मास ऑफ गैस के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए, अगर हम प्रेशर की वैल्यू को हम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर निकालना चाहेंगे तो प्रेशर की वैल्यू हमारी पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर 1/273 टाइम्स बढ़ जाएगी। तो ये वाला हमारा वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि अगर हम बात करेंगे ये प्रेशर कौन सा है, इसको कहेंगे इनिशियल प्रेशर। तो कोई भी गैस का प्रेशर कितना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है। तो इंक्रीज इन प्रेशर कितना होगा बच्चा, इंक्रीज इन प्रेशर हमेशा पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर से निकालेंगे तो हमेशा 1/273 इंटू P0। नीचे देखो 1/273 इंटू P0, लेकिन यहाँ पे क्या है टेम्परेचर, पहली लाइन में टेम्परेचर है 1 डिग्री तो यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे बेटा कितना है 2 डिग्री तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2 डिग्री, यहाँ पे कितना है 3 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 3 डिग्री। तो यहाँ पे हम T डिग्री ले लेंगे तो हमारे पास T डिग्री आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग फाइनली निकाल लेते हैं कि जो हमारा प्रेशर होता है गैस का वो हमेशा याद रखिएगा, प्रेशर ऑफ द गैस होता है ये हमारा केल्विन में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, 4 नंबर वाली, 4 नंबर वाली लाइन, 3 नंबर वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इस लाइन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ जो होता है ना वो हम लोग प्लॉट कर लेते हैं बेटा। एक देखिएगा, सबसे बड़ी बात देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला ग्राफ बनेगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T में, एक ग्राफ बनेगा P और कैपिटल T का। तो जैसे हमने चार्ल्स लॉ में बनाया वैसे ही हम लोग गैलुसेक लॉ में बनाएंगे। ये प्रेशर लेंगे और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लेंगे, ग्राफ ओरिजिन से जाएगा, नो प्रॉब्लम। हम लोग अगर दूसरा ग्राफ बनाएंगे तो दूसरे ग्राफ में बेटा हम लोग P/T लेंगे
और P अपॉन T कहाँ पे लेंगे, वाई एक्सिस पे, और हमारा एक्स एक्सिस पे लिया जाएगा प्रेशर। अल्टीमेटली ग्राफ कैसे बनेगा हमारा, परपेंडिकुलर टू P अपॉन T। तो ये समझ लीजिएगा कि ग्राफ उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है जिस एक्सिस पे हम लोग कांस्टेंट लेते हैं टर्म को। तो थर्ड वाला ग्राफ भी क्लियर हो गया, नो प्रॉब्लम। ये बेटा एक बात आती है कि हम अपने इन ग्राफ को कैसे और बना सकते हैं, सारे बच्चे देखेंगे। एक ग्राफ आता है आपका, देखिएगा, देखिए आपके पास एक ग्राफ बनता है बेटा, जो आपको समझना है, बहुत जरूरी है समझना, है ना। तो ये वाला जो ग्राफ बनता है बेटा, इसको जरा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे चार्ल्स लॉ का ग्राफ है और इस लाइन के आगे मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। और ये वाला जो ग्राफ है बेटा, वो आपका ग्राफ जो बनेगा, इसमें ये कहा जाता है कि वॉल्यूम लिया जाता है वाई पे और टी, स्मॉल टी लिया जाता है एक्स पर। अगर हम स्मॉल टी लेते हैं बेटा एक्स पर ना, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है बेटा, वो देखो इक्वेशन क्या बनती है, तैयार होती है, v इक्वल टू v0 अपॉन 273, और इसको कर देंगे ब्रैकेट में बंद, ये t आ जाएगा और प्लस आ जाएगा v0। तो यही वाली लाइन मैंने कैसे लिख ली है, देखो इस लाइन को मैंने कैसे लिखा है, एरो लगा के लिखा है। इसको vt कर लेंगे, vt की पावर कितनी है 1, बताओ t की पावर कितनी है 1, बताओ यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है, तो बताओ कौन से एक्सिस पर वॉल्यूम लिया जाएगा, y पर। m की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव। x एक्सिस पे क्या लिया जाएगा, टेम्परेचर बेटा, वो भी सेल्सियस में, y। और c क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो कुल मिला के हमारा ग्राफ कहाँ से बनेगा बेटा, इसका मतलब ग्राफ हमारा बनेगा, ये किस एक्सिस पे बनेगा बेटा, ये हमारा ग्राफ इस तरह से बनेगा। सारे बच्चे देखिएगा, ये हमारा ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा और ऐसे जाएगा। अगर कोई ग्राफ इस तरीके का बनाए जिसमें हम पॉजिटिव वाई एक्सिस से गुजारते हुए ले जाएंगे, तो यहाँ पे याद रखिएगा ये टेम्परेचर आपका सेल्सियस में रहेगा पक्का, ठीक। तो इस ग्राफ को समझने के लिए मैंने आपको ये इक्वेशन समझाई है। इसी तरह से मैं अपनी इस इक्वेशन की बात करूं प्रेशर की, तो सिमिलरली प्रेशर पर भी हमारी ग्राफ की जो इक्वेशन आएगी बेटा, वो इसी तरह से आएगी, देखिएगा। अगर हम यहाँ पे प्रेशर ले लेते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं, तो हमारा ये वाला जो ग्राफ है बेटा, ये वाला ग्राफ भी हमारा किस तरह से पास करेगा, देखो हम अपनी इस लाइन को लिखते हैं अलग तरीके से। ये वाली जो लाइन है, इसमें प्रेशर आ जाएगा बेटा, इसको लिखेंगे प्रेशर P0 अपॉन 273, और ये आ जाएगा T, और ये आ जाएगा आपके पास P0। इसको ले लेंगे, ये वाई एक्सिस पर है, ये आपका m आ जाएगा, ये x आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका कुल मिला के c आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है और c की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव है। इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा हमारा, वो फिर से हमारा ग्राफ जो है वो इस तरह से पास करेगा। हमारा ग्राफ जो है बेटा वो इस तरह से पास करेगा। तो ये दोनों ग्राफ को समझने के लिए मैंने अपनी इतनी आपको थ्योरी समझाई है बच्चों। तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, और किस किस तरह के ग्राफ बनते हैं ये बात बिल्कुल अच्छे से आपके दिमाग में आ गई होगी। तो क्वेश्चंस हम लोग ग्राफिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ग्राफिकल क्वेश्चन हमारे जो होते हैं वो इसी तरह से निकलते हैं। आइए बेटा ग्राहम्स लॉ पे आइए। तो ग्राहम्स लॉ में रेट ऑफ डिफ्यूजन किस गैस का होता है बेटा, कम। जिसका मोलर मास होता है ज्यादा, उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। जो गैस भारी होती है वो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूज कम करती है। आपको पता है बेटा, आपको पता है बेटा यहाँ पे एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या, कि अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन लेते हैं बेटा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, है ना, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी का मतलब है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द गैस। तो डेंसिटी भी मास को डिपेंड कर, मास को बताती है, और मॉलिक्यूलर वेट भी मास को बताता है। ये दोनों हमारे वेट गैस के वजन को बताते हैं बेटा। व्हाट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन जो होता है बेटा, हमेशा डिफ्यूजन जो होता है वो हमेशा फिजिकल रिएक्शन होती है, और फिजिकल रिएक्शन जो होती है वो हमारी अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। एंड एक बार ये कह देते हैं कि इट इज द फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन कहते हैं, उसको डिफ्यूजन कहते हैं बेटा। नीचे देखिए बढ़िया बात, हम लोगों ने यहाँ पे डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को लिखा है। डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा ज्यादा पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हम हाईलाइट करके A B C 3 गैसेस को लेते हैं बेटा, है ना। तो तीनों गैसेस का
हम जितना भी पार्शियल प्रेशर है वो अगर कैलकुलेट करेंगे तो पार्शियल प्रेशर को जब हम ऐड करेंगे तो दैट विल बी द टोटल प्रेशर, दैट विल बी द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई, दैट विल बी द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई, है ना बेटा, दैट विल बी टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस। और याद रखिएगा टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाई जो गैस होगा बच्चों, ये हमेशा सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर होगा। कैसे निकालोगे पार्शियल प्रेशर्स? पार्शियल प्रेशर उसी चैम्बर में बंद गैस को हम अगर अकेले अकेले बंद करेंगे तो हमारी गैस उस चैम्बर में जितना भी प्रेशर इंडिकेट करेंगी उसको कहते हैं बेटा हम पार्शियल प्रेशर। तो याद रखिएगा गैस हमारी जिस चैम्बर में बंद है मिक्सचर, वो गैसेस हमारी कैसी होनी चाहिए? वो गैसेस हमारी होनी चाहिए नॉन रिएक्टिंग, क्योंकि अगर मान लीजिए नॉन रिएक्टिंग गैसेस नहीं है, रिएक्ट कर जाती हैं, तो इन गैसेस का रिएक्शन के बाद जब प्रोडक्ट बन जाता है बेटा तो कभी भी हमारे लॉज को फॉलो नहीं करेंगी। नीचे देखिएगा आइडियल गैस इक्वेशन। अब इंपॉर्टेंट चीज पे आ जाते हैं बेटा। हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है डियर, वो आइडियल गैस इक्वेशन हमारी किस प्रकार से हम लोग इसको लर्न करते हैं, समझिए ध्यान से बेटा, समझिएगा ध्यान से। जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है बेटा वो हम लोग किस तरह से लर्न करते हैं, जरा इस बात को समझिएगा। एक V प्रोपोर्शनल टू 1/P होता है बेटा और एक होता है V प्रोपोर्शनल टू T। हम अगर इन दोनों लॉ को एसोसिएट करते हैं, देखिएगा बेटा ग्रीन कलर के पेन से देखिएगा या रेड कलर के पेन से, इन दोनों लॉ को हम एसोसिएट करते हैं, लाइन बनाता चलता हूँ, तो इन दोनों लॉ को जब हम एसोसिएट करेंगे तो हमारे पास ये लाइन आ जाएगी बेटा, और इस लाइन के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा V इक्वल टू R स्मॉल r T P आ जाएगा। यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया है स्मॉल r, स्मॉल r हमारा एक स्पेशल कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू अलग अलग होती है हर गैस के लिए बेटा। नीचे देखिएगा P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2। तो ये क्वेश्चन जो है ना, आप ऐसा क्वेश्चन है जैसे मैंने एग्जांपल एक दिया है, इसको आप समझिएगा कि 27 डिग्री सेल्सियस पे गैस का प्रेशर जो होता है वो हमारा 1 atm होता है। टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है, और कहता है 327 डिग्री टेम्परेचर पे अगर हम गैस को लाते हैं और प्रेशर बढ़ जाता है तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा निश्चित रूप से। तो अब हमारे पास कितना वॉल्यूम होगा? तो हाउ डू यू कैलकुलेट? देखो हमें 6 चीजें दी हुई हैं इस वाले फॉर्मूले में, ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हमको 6 बातें दी हुई हैं और 6 बातों में हमको कोई भी 5 बातें दी जाएंगी। तो देखो हमने पांचों बातों को रख दिया है, P1 V1 P2 V2 निकालना है, T1 T2 इनको केल्विन में बदल दिया है, फटाफट वैल्यू रख दी है और हमारा आंसर आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें नहीं लगता है कि इस बच्चे में, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, राइट? जल्दी से बता दीजिए फटाफट, यहाँ पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में बेटा? नो सर। अच्छा देखो फटाफट देखो, PV इक्वल टू RT होता है, सारे बच्चे जानते हैं। अच्छा आप में से कितने बच्चे कहते हैं कि ये आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है वो PV बराबर NRT होती है? सभी लोग कहते हैं PV बराबर NRT होती है, सभी लोग कहते हैं PV बराबर NRT होती है बेटा। P अपॉन T का ग्राफ 1/V के साथ कैसे बनेगा बेटा? P अपॉन T का ग्राफ, अर्शिया ने पूछा है, मैं जरा अर्शिया का एक क्लियर कर देता हूं। अर्शिया खान अभी पीछे हैं, देखिए V अपॉन T है ना। अर्शिया क्या पूछा आपने बेटा? आपने पूछा है कि V अपॉन T, तो हमें पता है V अपॉन T जो होता है बेटा, ये पहली बात तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, ये पहली बात तो कांस्टेंट होता है। और फिर इसका ग्राफ हमें बनाना है 1/V में। तो वैसे तो ग्राफ हम असंख्य हैं, कोई भी बना सकते हैं, कहीं पे दिक्कत नहीं आएगी। हमें अगर वैल्यूज पता हो तो हम ग्राफ को बेटा कहीं पर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। लेकिन मेरी बात को समझिए कि इस ग्राफ को हम बनाते हैं, इसको हम बनाते हैं V अपॉन T का ग्राफ। V अपॉन T का ग्राफ किसके बीच बनाते हैं? V के साथ बनाते हैं। या बनाते हैं V अपॉन T का ग्राफ हम किसके बीच बनाते हैं बेटा? हम बनाते हैं यहाँ पे 1/T के बीच बनाते हैं। क्यों बेटा, ऐसा क्यों करते हैं? अर्शिया ने जो बोला है उसको हम क्यों नहीं करते हैं 1/V क्यों नहीं करते? उसकी एक वजह है। एक्चुअली क्या होता है, ऐसा नहीं कि 1/V पे ग्राफ का पैटर्न वही रहेगा। हमारी वजह यह है कि ये नियम होता है और हमको ये सिखाया जाता है कि V अपॉन T होता है कांस्टेंट,
तो हमको प्रोपोर्शनलिटी के नियम बताए जाते हैं कि यदि हम V बढ़ाएंगे जिस रेट से, जिस रेशियो से, जिस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से, उसी मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर से हमारा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो यही सिखाया जा रहा है कि यदि हम V बढ़ाते हैं बेटा, तो हमारा ये जो अनुपात है वो कभी बदलता नहीं है। क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि V बढ़ाने से T अपने आप बढ़ जाता है और V अपॉन T कांस्टेंट कर देता है। इसलिए कभी भी हम अपने ग्राफ को V के साथ, V अपॉन T का ग्राफ कभी V के अलावा या T के अलावा किसी दूसरे से प्लॉट करते नहीं है। जबकि करें अगर, तो ग्राफ का पैटर्न, क्योंकि जो V लिया है, अगर 1 अपॉन V लिया है तो घटने लगेगा। तो ग्राफ का पैटर्न जो है बेटा, ये हमारा प्रैक्टिकल वैल्यू पे आधारित है। तो अर्शिया बेटा ये बताओ, ये ग्राफ, पहली बात तो कोई किसी किताब में इस तरीके का ग्राफ हमें नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी ना दिया हुआ है एमटीजी बेटा, में। क्या बोला? एमटीजी में क्वेश्चन दिया हुआ है। एनसीईआरटी में? एमटीजी में सर। एमटीजी में दिया हुआ, तो हमें बेटा क्वेश्चन शेयर कर देना, हो सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आपको रीजन बताया, ऐसा नहीं कि हम ग्राफ बना प्लॉटिंग वैसे ही है बेटा। इसकी भी प्लॉटिंग वैसे ही है जैसे। हाँ हाँ हाँ, हम बता तो रहे हैं। हमने आपको क्या बताया? हमने वही बताया आपको कि हम कभी भी ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते, लेकिन हम बनाते सिर्फ इसलिए हैं यहाँ पे कि हमारा V जो है यदि बढ़ेगा तो उसी अनुपात में हमारा T बढ़ेगा। बस केवल ये बताने के लिए, ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि K की वैल्यू मान लो 5 है और K की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहती है, तो फिर हमारी जो K की 1 अपॉन K की वैल्यू है वो भी अपने आप में कांस्टेंट रहेगी। तो इसलिए कभी भी हम लोग अपने इन चीजों को बेटा चेंज नहीं करते हैं, ठीक है? ये तो सर वैसे ये भी वैसे ही बनेगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही बनेगा बेटा, बता तो रहा हूँ आपको कि मैंने कहा ना चेंज नहीं करते बेटा। तो ग्राफ, क्योंकि हम लोग पैटर्न कभी किताबों में, जैसे हमारा थ्योरेटिकल किताबें, मैंने कहा ना कि कहीं कहीं प्रैक्टिकल बुक्स में दिया जाता है, कहीं कहीं बुक्स में उन्होंने बना दिया है, लेकिन हर किताब में 1 अपॉन V नहीं लिया है ना? तो हम लोग इसीलिए नहीं लेते हैं कि V और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अदरवाइज ग्राफ में कोई चेंज कभी भी नहीं आने वाला। क्योंकि जो ग्राफ हमारा कांस्टेंट होता है वो ग्राफ हमारा किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है? तो वो इसी उनका एक्सप्लेनेशन भी उस किताब में यही दिया जाएगा कि V अपॉन T का जो रेशियो है बेटा ये कांस्टेंट होता है, इसलिए ग्राफ का पैटर्न बिल्कुल वैसे ही रहता है। चलो आ जाओ नीचे देखो बेटा, एक सारे बच्चे जानते हैं, अब मैं आपको जो थ्योरी बताने जा रहा हूं, सारे बच्चे जानते हैं बेटा PV बराबर nRT। कोई ऐसा बच्चा है जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन को ना जानता हो? PV बराबर nRT बोला है मैंने, nRT। कोई ऐसा बच्चा है जो PV बराबर nRT के अलावा कोई भी चीज दूसरी यूज करता हो? कोई यूज नहीं करता। सारे बच्चे PV बराबर nRT यूज करते हैं ना? सारे बच्चे जरा टाइप कर दो, वाई टाइप कर दो कि PV बराबर nRT आइडियल गैस इक्वेशन होती है और आप इससे संतुष्ट हो। सर म्यू आरटी। म्यू RT यूज करते हैं, अच्छा। नंबर ऑफ मोल्स होगा, वो म्यू से रिप्रेजेंट करें चाहे एन से करें। हाँ तो मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ, पुष्पेश बोले ना बेटा? नो सर, अनुज। हाँ अनुज बेटा, है ना? देखो बेटा सुनो मेरी बात, एनकेटी भी होता है। हाँ तो जो मैंने आपके सामने बेटा, जो मैंने आपके सामने डिस्प्ले किया है उससे आप समझ गए होंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोगों को ये बड़ा विधिवत क्लियर हो जाए, और फिर हम अभी बाद में चर्चा करते हैं। पहले बताओ कि हम अगर यहाँ पे कांस्टेंट ले लेते हैं और यहाँ पे जो कांस्टेंट लेते हैं ये R, तो अभी अभी हमने पढ़ा PV अपॉन T, अभी अभी हमने क्या पढ़ा? म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो। तो अभी अभी हमने पढ़ा PV अपॉन T, और ये होता है कांस्टेंट, और यदि ये कांस्टेंट है तो PV बराबर RT रहेगा, और RT जो रहेगा, RT को हम लोगों ने इस प्रकार से म्यू आर ले लिया। तो पहला केस है कि म्यू आर ले लिया, दूसरे केस में म्यू बराबर 1 ले लिया, तीसरे केस में हमने NK ले लिया, और चौथे केस में हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया N बराबर 1। तो पहले केस में हमारी इक्वेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी बेटा? PV इक्वल टू म्यू RT। और दूसरे केस में हो जाएगी, क्योंकि ये म्यू मोल ऑफ गैस के लिए वैलिड है, एंड बेटा दूसरे केस में हम क्या कर लेंगे? म्यू की जगह पे 1 कर लेंगे। तो जब हम म्यू की जगह पे 1 कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा PV इक्वल टू 1 RT।
और तीसरे केस में हम एन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो पीवी इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बेटा एन मॉलिक्यूल के लिए तो एन के टी आ जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है बेटा। एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पे वन मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो पीवी इक्वल टू हो जाएगा हमारा के टी, और ये वन मॉलिक्यूल के लिए बात हो जाएगी बेटा पीवी इक्वल टू के टी। तो अब हमें सारे बच्चों को ये बात समझानी है कि मैंने जो आपको जो समझाया है ये हम आइडियल गैस की इक्वेशन को दो तरीके से समझेंगे। पहला तरीका है आइडियल गैस को कि मोलर थ्योरी, और दूसरा आपका तरीका है मॉलिक्यूलर थ्योरी। मोलर थ्योरी में नंबर ऑफ मोल चलते हैं, हम मोलर थ्योरी में बात करेंगे नंबर ऑफ मोल की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम बात करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात करेंगे। जब मोलर थ्योरी होगी तो पीवी बराबर म्यू आर टी लेंगे, जब मॉलिक्यूलर थ्योरी होगी तो पीवी बराबर एन के टी लेंगे। और यहाँ पे के जो होगा बेटा, हम के को क्या कहते हैं बेटा, के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और यहाँ पे आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आर की यूनिट मैंने 1 निकाली है, 2 निकाली है, 3 निकाली है, वैल्यू निकाली है ये 0.0821, 8.31 पॉइंट गर्म नीचे, तो 0.0821, 0.0821, 0.0821, 8.31 एंड 2। तो बेटा कैलोरी में हम सारी यूनिट में वैल्यू रट्टा मार के रखेंगे, लेकिन के की वैल्यू को सिर्फ हम एक ही पढ़ते हैं। तो कौन सी ऐसी लाइन है जो बोल्ट्जमैन हमको मोलर थ्योरी यानी एवोगैड्रो से बोल्ट्जमैन में जाने का रास्ता, एवोगैड्रो से बोल्ट्जमैन में जाने का मार्ग कौन सा है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमें पता है आर को अगर हम एन नॉट से भाग दे दें तो ये के आ जाता है बेटा। अब मालूम है क्या बात है, आर क्या है? मोलर थ्योरी है। आर की जो वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू है, तो जब बोल्ट्जमैन अपनी थ्योरी को बना रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू देंगे, आर वाली वैल्यू को विभाजित कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो हमारे एक मोल में प्रेजेंट है, और एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं 6.022 10⁻23, तो हम उससे डिवाइड कर देंगे। तो किसी बच्चे को कभी भी के की वैल्यू को लर्न करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 8.31 ऊपर है, नीचे है 6.022 और 10⁻23, नीचे 23 प्लस में है, जब ये ऊपर आएगा तो माइनस में आएगा। तो देखो ऊपर की वैल्यू हमने रख दी। तो बच्चों को क्यों कंफ्यूजन होता है कि वैल्यू को याद क्यों नहीं हो पाती है बेटा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग ये नहीं ध्यान देते हैं कि हम के की वैल्यू पे पहुंचे कैसे। तो आर इक्वल टू होता है बेटा एन नॉट, आर इक्वल टू होता है बेटा एन नॉट के, है ना? तो इसको बेटा ध्यान रखो। तो यहाँ पे बेटा आर की वैल्यू जब हम निकालते हैं बेटा के की वैल्यू, तो एन नॉट के से निकालते हैं, है ना? तो बेटा आर अपॉन एन नॉट करेंगे तो के आ जाएगा। देखो बेटा एक बात ध्यान रखने की है, यहाँ पे समझने की एक बात है कि हम अगर मोलर वॉल्यूम निकालें, एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिया है, अगर हम मोलर वॉल्यूम निकालें तो मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का, देखो ये एवोगैड्रो एनालिसिस है, मोलर वॉल्यूम किसी भी गैस का जो होता है वो हमेशा होता है एक मोल का वॉल्यूम एनटीपी कंडीशन पे। और एनटीपी कंडीशन क्या होती है बेटा? एनटीपी कंडीशन पे हमने लिखा हुआ है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में साफ साफ लिखा है, ये एनटीपी कंडीशन होती है बेटा। यहाँ पे हमारे पास प्रेशर होता है 1 atm एंड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एंड बेटा यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जब, तो बेटा यहाँ पे देखिएगा, अगर कैलकुलेट करेंगे तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर लीटर में रख देंगे, तो एटमॉस्फेयर लीटर में जब रख देंगे तो हमारी पूरी वैल्यू आ जाएगी, वी की वैल्यू 22.4, 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर ये जो वैल्यू आ जाती है बेटा, हम इसको ml में कन्वर्ट करते हैं। जब हम इसको ml में कन्वर्ट करते हैं बेटा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है कि ये वैल्यू 22,400, और ये सारे बच्चों को याद है, यहाँ रखने की होती नहीं। अब एक बात समझने की है, जो बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, आइए बेटा आइए। अभी अभी मैंने आपको 2 नियम बताए, है ना? एक नियम बताया मैंने आपको, वो बताया आपको आइडियल गैस की इक्वेशन बताइए, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी,
ठीक है, समझिएगा ध्यान से। और दूसरा पार्ट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पीवी इक्वल टू म्यू की जगह पे रखना चाहता हूं मास ऑफ गैस। गरिमा सिंह एनटीपी में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है शायद, एंड एसटीपी में टेम्परेचर जो होता है वो हमारा क्या होता है, कितना होता है। ये गरिमा सिंह की बात से कितने बच्चे संतुष्ट हैं जरा बता दें। अभी अभी डिस्कस करते हैं बाद में, है ना। तो चलो बेटा देखो, तो बेटा देखो, हाँ मास ऑफ गैस लिया है बेटा हमने, मास ऑफ गैस लेते हैं। देखो अब गैस के जो मास होते हैं ना बेटा, गैस के जो मास होते हैं बेटा, इसको समझने की कोशिश करिएगा। गैस के जो मास होता है वो हमने यहाँ पे लिया है बेटा एम, है ना। और बेटा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास, नीचे आ जाएगा मोलर मास, ये आ जाएगा मोलर मास बेटा, ये आ जाएगा मोलर मास। और बेटा ये आ जाएगा आपका आर टी, समझिए ध्यान से। तो पीवी इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ गैस। अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स का मास, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास लेते हैं, देखो मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक गैस के मॉलिक्यूल का मास कितना है बेटा, एक गैस के मॉलिक्यूल का मास कितना है, स्मॉल एम। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं, एन हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होते हैं बेटा, वो हमारे एन हो गए। तो एक गैस का मास हो जाएगा हमारा इस स्मॉल एम, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए बेटा, हमारे हो गए एन। तो अगर हम यहाँ पे मास ऑफ गैस निकालेंगे तो स्मॉल एम एन आ जाएगा बेटा। और कैपिटल एम की बात करेंगे तो एक मोल में कितने हमारे होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन नॉट, और एक मॉलिक्यूल का कितना मास होता है, स्मॉल एम। और आर की बात करेंगे तो एन नॉट के आ जाएगा, और ये आ जाएगा टी। सारे बच्चे जरा ध्यान से देखिएगा, रेड पेन से क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं। एक तो आपका स्मॉल एम से कैंसिल हो रहा है, दूसरा एन नॉट से कैंसिल हो रहा है। हमारे पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे यहाँ बचेगा पीवी, और बेटा हमारे पास बचेगा एन के टी। तो क्या आप लोगों को इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 ये दोनों रूप हमारे हैं, लेकिन हम दोनों ही को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन याद रखिएगा पहले वाले में हम मोलर थ्योरी लेते हैं और दूसरे वाले में बोल्ट्जमैन एनालिसिस लेते हैं। तो जरा हम बात करते हैं कि दोनों इक्वेशन की हेल्प से आर म्यू आर टी को हम लोग लिख सकते हैं एन के टी। समझते जाइएगा बेटा, म्यू आर टी को लिख सकते हैं एन के टी, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग अगर इक्वेट कर लें तो हमारी दो थ्योरी एक दूसरे को बराबर कर रही हैं। एक एवोगैड्रो थ्योरी है, एक बोल्ट्जमैन थ्योरी है, दोनों ही महान थ्योरी हैं। बताओ म्यू की वैल्यू क्या होती है, टी टी कैंसिल हो गया बेटा। म्यू की वैल्यू क्या होती है, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, और ये क्या होता है बेटा आर। बताओ एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। मास को क्या लिखोगे, m इंटू एन डिवाइडेड बाई, बेटा m इंटू एन डिवाइडेड बाई, और मोलर मास लिखा रहने दो, और ये हो जाएगा r, और ये हो जाएगा n इंटू के। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि रेड पेन से n और n कैंसिल कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो दो थ्योरी का मिलान हो गया, एक थ्योरी है r अपॉन m और दूसरी थ्योरी है बेटा k अपॉन स्मॉल m। मतलब समझ लीजिएगा, हम अपनी एवोगैड्रो की मोलर थ्योरी से हम मॉलिक्यूलर थ्योरी में जब प्रवेश करेंगे तो हमको अपने इन ब्रिज कॉन्सेप्ट को याद रखना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो मैंने आपको छोटी मोटी चीज नहीं बताई है बेटा, मैंने आपको बहुत बड़ी चीज बताई है कि बहुत से क्वेश्चंस में हम आर और एम का टर्म हटा के के और एम के टर्म में लाते हैं। कितने बच्चों को वीआरएमएस का फॉर्मूला याद है, बताओ कोई बच्चा म्यूट कर अनम्यूट करके आरएमएस वेलोसिटी का फॉर्मूला बताए। वेरी गुड। तो हम आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि मैंने अभी रिवाइज नहीं कराया है, फिर भी वीआरएमएस की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है हमारी 3RT बाई कैपिटल एम। मैं आपसे कहता हूं कि ये मोलर थ्योरी पे है, और कभी अगर गैस को हमको अगर मॉलिक्यूलर मास दे दिए जाएं तो हम R बाई एम की जगह पे हम K बाई स्मॉल एम रख देंगे। तो ये फॉर्मूला बड़ा हमारा, हाँ बहुत ही गजब का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को याद करने के लिए हमारे इस ब्रिज कॉन्सेप्ट को सारे बच्चे याद रखेंगे। ये मैंने जो ब्रिज कॉन्सेप्ट लाया हूँ, ये ब्रिज कॉन्सेप्ट होता है, ये हमारा एक थ्योरी से दूसरी थ्योरी में प्रवेश का द्वार है बेटा।
तो हमें Yes, लगता है कि अब आप लोगों के दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि यदि हमारे केमिस्ट्री में यदि हमारे किसी जगह पे पीबी बराबर एनआरटी का कंसेप्ट वो लगाते हैं, तो हम लोगों को पीबी बराबर एनआरटी वहां पे यूज करने में कौन सी ऐसी दिक्कत है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे दिमाग में वहां उलझन आएगी। मैंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि अगर म्यू आरटी करोगे तो मोलर कंसेप्ट पे चलेगा, और एनकेटी करोगे तो हमारा मॉलिक्यूलर थ्योरी चलेगी। तो आई थिंक आपके दिमाग में ये समझ में आ गया होगा कि आज के बाद आप अपनी आइडियल गैस इक्वेशन को हैंडल कैसे करेंगे। बोलो बेटा। yes sir. यस सर। आप लोगों को देखिए, आप लोगों ने कई तरीके से क्वेश्चन को किए हैं, है ना बेटा? तो बिल्कुल सही बेटा, मतलब कई तरीके से आप अपनी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको तरीका बताया कि R बाई कैपिटल M को कन्वर्ट तुरंत कर देंगे K बाई स्मॉल m में, तो तुरंत मॉलिक्यूलर थ्योरी बोल्डमैन कंसेप्ट में चली जाएगी। तो हम अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आराम से कर सकते हैं, और ये पूरा अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है n, m है हमारा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, पीबी बराबर म्यू आर टी, पीबी बराबर एनकेटी, कन्वर्जन करके हम सीधे R अपॉन कैपिटल M को K अपॉन स्मॉल m में कन्वर्ट कर लिया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं गरिमा सिंह का क्वेश्चन। गरिमा सिंह के क्वेश्चन पे कई लोगों ने अपनी जाहिर कर दी है भाई सहमति है। 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और फिर क्या होता है बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और फिर किसी बच्चे ने कहा है बट क्वेश्चन में ब्रॉडली स्पीकिंग 0 डिग्री ऑल्सो। अच्छा ठीक है बेटा, चलो गरिमा सिंह की बात बिल्कुल गलत नहीं है। थोड़ा सा आवाज किसी के घर से आ रही है भाई, पंखा अंखा चल रहा है क्या भाई? हाँ बेटा, ओके ओके ओके। तो गरिमा सिंह की बात बिल्कुल गलत नहीं है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर को हम अपने घर में कहते हैं कि रूम टेम्परेचर। गरिमा सिंह ने 27 डिग्री सेल्सियस लिखा है बेटा, लेकिन एक बात अच्छे से समझ लीजिएगा कि 27 डिग्री मत करिए, उसको आप 0 डिग्री कर दीजिए, सॉरी 20 डिग्री कर दीजिए। 20 डिग्री का टेम्परेचर हम हमेशा रूम का टेम्परेचर ले लेते हैं बेटा, है ना? तो 20 डिग्री का टेम्परेचर ले लेते हैं बेटा। 20 डिग्री टेम्परेचर साफ साफ कर लीजिएगा। तो एनटीपी का मतलब है 20 डिग्री सेल्सियस, एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब है ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली ये एक तरीके से हम अगर कह दिया जाए, ये हम लोग गैस का एक नया नाम, एक तरीके से आयुपैक नेम देते हैं ना, आयुपैक नेम देते हैं, वो होता है बेटा। तो बिल्कुल ठीक बोला है सारे बच्चों ने, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। हम लोग कभी कभी बोलचाल में इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। आइए चलिए बेटा, आ जाते हैं हम लोग आगे वाले पार्ट पे, और आगे वाला पार्ट हमारा इंतजार कर रहा है। ग्राफिकल क्वेश्चंस देखिएगा, ग्राफिकल क्वेश्चंस को देखिएगा। देखिए क्वेश्चन फ्रॉम ग्राफ, देखो बेटा ग्राफिकल क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से चैट का सहारा ले सकते हैं, और आप आराम से, है ना बेटा? देखो बेटा, सबसे पहले 3 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, पी, वी और टी। और एक वेरिएबल होता है बेटा प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है टेम्परेचर। बेटा 3 लॉज होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैलुसेक लॉ। बेटा हमेशा याद रखिएगा, तीनों लॉ की बात करेंगे अगर हम लोग, तो तीनों लॉ में हमारे पास 3 प्रकार के ग्राफ होते हैं, स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं बेटा। एक होता है पीवी, एक होता है वीटी, एक होता है आपका पीटी ग्राफ। एक होता है पीवी ग्राफ, कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। मतलब मैंने 3 नियम बताए हैं, तीनों नियम के 3 ग्राफ हैं, और तीनों स्टैंडर्ड ग्राफ हैं। क्या बेटा आपको पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है? देखो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर कर दिया है कि हमारे 2 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हैं, टेम्परेचर T1 से T2 जा रहे हैं, और टेम्परेचर जब T1 से T2 जा रहे हैं तो हमारा T2 टेम्परेचर जो है वो हमेशा ज्यादा होगा। तो क्या आप सारे बच्चों को क्लियर है? मैंने एक कांस्टेंट प्रेशर की लाइन बना के इसको सॉल्व किया है। 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर मैं ये लाइन बनाऊं, देखो बेटा ये लाइन मैं बनाऊं, व्हाइट कलर से मैं लाइन पर रिपीट कर रहा हूं, तो ये लाइन आपकी मेथड क्या कहता है कि कांस्टेंट प्रेशर की जो लाइन होती है उस पे बॉयल्स लॉ लगता है कि चार्ल्स लॉ? चार्ल्स लॉ लगता है। तो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो V1 का वॉल्यूम जो है वो कम है, और V2 का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है। तो V1 से V2 जब जाएंगे तो डेफिनेटली हमारा टेम्परेचर, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है हम लोगों को ये बातें बिल्कुल क्लियर है कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। राइट बेटा? नीचे आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर हम कोई ग्राफ, हम अगले आपकी ग्राफ की तैयारी कर रहे हैं, कोई ग्राफ हम अपना मान लीजिएगा
वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर कर देते हैं। जरा ये AB ग्राफ बताइएगा, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो कौन सी बात इंफॉर्मेशन मिलती है? फाइंड ऑल वेरिएशन इन ग्राफ व्हेन वी गो फ्रॉम A to B। तो ग्राफ को वॉच करें, ग्राफ को वॉच करके देखें कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ग्राफ हमारा प्रेशर के परपेंडिकुलर है, और जब हमारा ग्राफ प्रेशर के परपेंडिकुलर होता है तो हमारा P कांस्टेंट होने पे वॉल्यूम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के बेटा। और टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन। तो देखो ग्राफ का एरो देखो, एरो की डायरेक्शन में चलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नीचे आइएगा तीसरे नंबर पे, दिस ग्राफ इज परपेंडिकुलर टू प्रेशर एक्स टेम्परेचर एक्सिस। अगर ये ग्राफ टेम्परेचर एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है तो डेफिनेटली ये ग्राफ हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट देगा, और टेम्परेचर कांस्टेंट पे वॉल्यूम हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो जाएगा, और ये बॉयस लॉ को फॉलो करेगा। जब हम ऊपर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर घट जाएगा। तो सारे बच्चों को ये तीनों के तीनों कंडीशन को देखना आना चाहिए, क्योंकि हम आगे के क्वेश्चन में आपको इन्हीं तीनों कंडीशन का इस्तेमाल कराऊंगा कल। अच्छा बेटा देखिएगा नीचे, नीचे दिया है चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे ये ग्राफ हमारा किसके परपेंडिकुलर है बेटा? वॉल्यूम के। और वॉल्यूम एक्सिस के जब परपेंडिकुलर है तो ग्राफ हमारा कैसे जाएगा? ग्राफ हमारा वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ग्राफ हमारा वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर होके जाएगा। अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये जो ग्राफ हमारा वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर लॉ लगेगा, प्रेशर लॉ लगेगा तो हम आगे बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो बेटा, तो 4 नंबर पॉइंट तक हम लोग अपनी चीजों को हम लोग यहाँ करते हैं। हमें लगता है कि 4 नंबर पॉइंट पे 4 नंबर पॉइंट तक सारे बच्चे बता दीजिए सारी चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, फटाफट बता दीजिए बेटा। यस सर। Yes, sir. वेरी Clear गुड, है. वेरी गुड। Clear है, sir. तो अब हम क्या करेंगे, हम आपको एक PDF शेयर करेंगे अगली वाली क्लास में, और अगली वाली क्लास तक मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा, अगली वाली क्लास में मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगा। अर्शिया ने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अर्शिया सर क्वेश्चन मार्क नहीं है। अच्छा, तो बेटा देखो हम लोग अगली वाली क्लास में क्या करेंगे बेटा, अगली वाली क्लास में हम लोग जो है इसके आगे हम क्वेश्चन का हमारा काम मेन रह गया है, और हम थोड़ी सी थ्योरी जाएंगे, हल्का सा कंसेप्ट बताएंगे, और वो हमने पूरा PDF बना लिया है इसी तरीके से। अच्छा ये बताइए, आज मैंने जो डिस्प्ले किया है, इस डिस्प्ले से आप लोगों को ये समझ में आया कि सारी चीजें फटाफट रिवाइज भी हो गई हमारी? बोलो बेटा। यस सर। Yes. आप प्रैक्टिस क्वेश्चन की कर सकते हैं, और अगली sir. वाली क्लास में मैं भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा बेटा आपकी, ठीक है? यस I सर। think ये रिवाइज कराना, इतना रिवाइज कराना बेहतर होगा बेटा। बोलो बेटा। यस सर। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है अगली वाली क्लास में हम डिफरेंट ग्राफ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ठीक है? यस सर। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Thank you, sir. अच्छा आप Thank लोगों you, को sir. PDF मिला? PDF मिला है कि नहीं मिला है? अभी नहीं मिला सर। नहीं मिला है। अभी मैं नहीं मिला PDF मैं थ्योरी का PDF अभी शेयर करने जा रहा हूँ, और अभी टाइम कितना हो रहा है जल्दी बताओ? 6:45 Okay. 6:43 बेटा 6:45 Yes, sir. हो रहा है, Yes, sir. यस ठीक सर। है? और आपका ये वाला 6:45 हो रहा है, 6:50 पे डिलीट भी कर देंगे। सर ग्रुप पे शेयर करेंगे। आप ग्रुप पे मैं शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन 6:50 पे डिलीट कर देंगे। उज्ज्वलिका तबीयत ठीक है बेटा? हाँ सर ठीक है। ओके Thank चलो, you, sir. आशिया, गरिमा, कंचन, ठीक है बेटा? डिलीट कर देंगे 6:50 पे। Yes, sir. ओके बाय ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। मनीषा, Thank you, sir. okay, Thank you, sir. कार्तिकेय, बाय बाय सर। गरिमा। थैंक Bye, यू। sir.